अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हाजिर हैं हम लोग ज़िंदान साद की किस्त नंबर 29 के साथ। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तकरीबन नावल एंडिंग की जानिब है, कुछ ही शायद एक साथ बाकी रह गई हैं। तो अब इसको एंड करके इंशाल्लाह हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो चलें जी। अयूबिया नेशनल पार्क के कुछ फासले पर बने इस आलीशान महलनुमा कोठी की दूसरी मंजिल पर बने वसी टेरेस की छावनी में बैठी वो यकटुक स्क्रीन को तक रही थी। वही आंखें, वही नाक, वही पेशानी, वही कद काठ। जरा बराबर फर्क ढूंढने को उसने स्क्रीन को उस चेहरे पर स्टॉप कर रखा था, लेकिन कोई फर्क ना आया। वही घनेरी पलकें, भवें वैसे ही कमान की मानिंद। तेज हवाएं चलती इस छोटे कटे बालों को उसके चेहरे पर ला ला कर फेंक रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इर्द गिर्द का मंजर ठहर गया था। हर एक शय पर जमूद तारी था। उसकी आंखों की पुतलियां एक ही जावे पर ठहरे ठहरे जलने लगी थी। उसने पलकें तेजी से झपक कर खुश्क आंखों को सुकून पहुंचाने की खातिर इन्हें मूंद लिया और सोफे की पुर्श से टेक लगा लिया। इतनी मुशाबहत महज इत्तफाक नहीं होती, उसने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए कहा। मेरा शक दुरुस्त निकला, इनके दरमियान कोई रिश्ता है। वो फिर बड़बड़ाई। उसने अपना फ़ोन उठाकर इसका नंबर मिलाया। नंबर बंद था। उस शाम के बाद उसका फ़ोन बंद ही मिला था। दोबारा राब्ता नहीं हुआ था। उसने बेजारी से फ़ोन रख दिया। हाशिर ने उसे किसी भी दूसरे टीम मेंबर से राब्ता करने से मना किया था। इन लोगों ने खुद भी दोबारा कोई राब्ता नहीं किया था। इस पर बेजारी तारी होने लगी। कितनी बेबस हो गई हूँ मैं। मैंने इस मिशन पर अपना 100% दिया है। क्या मुझे हक नहीं आप अपडेट रहने का? वो तल्खी से ऊंचा बुड़बुड़ाई। बिल्कुल हक है, ब्रिगेडियर अजीज इंतहाई नरम लहजे में कहते उसकी तरफ आते दिखाई दिए। स्याह शाल लिपेटे, आंखों पर स्टाइलिश फ्रेम का चश्मा लगाए, बाल नफासत से कटे हुए थे। इनका चेहरा तुबा के मुशाबे था, गोल और पुरकशिश नक्शो निगार का हामिल सुर्ख और सफ़ेद चेहरा था। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। वो इसके सामने ही सोफे पर आरामदेह अंदाज में बैठ गए। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आपको इतनी लंबी छुट्टियों पर किसने भेजा है? कमांडर हर्षद ने ब्रिगेडियर से कहा कि मुझे आराम की ज़रूरत है। किस बात पर? कैप्टन शहीद 2 साल पहले डाक आई के साथ मिस्र में किसी टास्क के लिए गए थे और एक हादसे में वो इमारत की 6ठी मंजिल से गिर गए। अल्लाह के करम से इनकी जान महफूज रही, लेकिन काफ़ी हड्डियां टूट गई थी क्योंकि मिशन आखिरी मरहले पर था। इसलिए किसी भी साथी का यूं माजूल होना परेशानी की बात है। और डाक आई इस मामले में काफ़ी से ज़्यादा संजीदा वाक़या हुआ है। उसने कैप्टन शाहीन को हॉस्पिटल से ड्यूटी पर रखा और सवाल करने पर जानती हैं उसका क्या जवाब था? तूबा ने मुतजस्सिस अंदाज में सवालिया गर्दन को जुम्बिश दी। इसका दिमाग और ज़बान सही काम कर रहा था और वो छुट्टी पर नहीं जाना चाहता था। मैं भी नहीं जाना चाहती थी। शायद उसे आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तूबा ने धुप भरे अंदाज में बाप को देखा। ये बात नहीं है डैड। मैंने बहुत मेहनत की है। वो अक्सर मेरी तारीफ करते थे और कहते थे मैं अपने काम को लेकर संजीदा हूँ और इन्हें काम को लेकर संजीदा रहने वाले लोग पसंद है। वो मेरी फिक्र करते थे। उन्होंने मुझे खून दिया। क्योंकि आप दोनों का ब्लड एक ग्रुप एक ही है बेटे। आप क्यों साबित करना चाहते हैं कि मैं एक ही बेकार हिस्सा हूँ फौज का? तूबा की आवाज आई। तूबा की आवाज में खफकी और गुस्सा था। आपका किसी ने इंतखाब नहीं किया था तूबा। आप पिछली दफा बुरी तरह जख्मी हुई थी, जिसके बाद मैंने आपको जबरदस्ती घर पर रखा। आपने छुपकर इस मिशन के बारे में सुन-गुन ली और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैं आपकी सिफारिश करूं। जनरल साहब ने मेरे रिकॉर्ड की वजह से आपको इस मिशन में शामिल किया था। वरना डाक आई अपने टीम मेंबर्स का इंतखाब खुद करता है, जबकि आपका नाम तक नहीं जानता था वो। मैंने आपको एक इंटरनेशनल टास्क में डाक आई के साथ इसलिए शामिल किया ताकि आपके अंदर का तजस्सुस और थ्रिल खत्म हो सके, जो आप डाक आई के हवाले से अपनी जिंदगी में शामिल कर चुकी थी। ठीक है, मैं समझती हूँ सब, लेकिन वो तजस्सुस और थ्रिल ही सब कुछ नहीं था। मैं हमेशा से अपने काम को लेकर संजीदा रही हूँ डैड। मैं सिर्फ शौक के लिए फौज में शामिल नहीं हुई थी। और रहे हाशिर, तो वो सिर्फ मेरे सीनियर बॉस या क्रश नहीं है, मुझे उनसे मोहब्बत है। ब्रिगेडियर अजीज की आंखें नासमझी से फैलीं। आप मुझे एक नासमझ नाबाली लड़की समझना छोड़ दें। मुझे यकीन है हाशिर को भी मुझसे मोहब्बत। इसकी बात मुकम्मल होने से कब्ल ही ब्रिगेडियर अजीज ने बेख्तियार कहका लगाकर हंस दी
और गर्दन पीछे फेंकते हंसते ही चले गए। तूबा जो मजीद कुछ कह रही थी, लब भींचकर बाप को तल्ख निगाहों से देखने लगी। फिर भींचे लब और नाराज चेहरा लिए वहां से जाने लगी। तूबा, मेरी बेटी, ही इज अ ह्यूमन रोबोट। डोंट एवर ट्राई टू फूल योरसेल्फ। डैड प्लीज। तूबा ने तलखी से हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का कहा और स्टिक के सहारे चलती मंजर से ओझल हो गई। ब्रिगेडियर अजीज ने लब भेजकर सर झटका था। मास्को के मशहूर होटल मेट्रोपोल की महंगी तरीन स्वीट्स में से एक में वो तीनों कयाम पजीर थे। मनान आतिशदान के करीब खड़ा अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ता बिल्कुल साकत दिखाई देता था। इसकी आंखों की पुतलियां एक ही नुक्ते पर जमी हुई थी। मजीद कितने घंटे ये चुपका रोजा जारी रहना है तुम लोगों का? हरीब ने तल्ख लहजे में सवाल किया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कमांडर को हमें बताना चाहिए था? क्या? हरीब ने एक अब्रू उचकाते सवाल किया। अब तुम ये मत कहना कि इत्तफाक हो सकता है। ऐसी मुशाबहत नहीं होती है। मनान ने आहिस्तगी से कहा, अगर हम डाकाई के साथ एक मिशन पर हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इनके बराबर हैं। हमें पहले बता दिया गया था कि हमारा काम और हमारा किरदार किस हद तक है। और जैसे कि तुम नहीं जानते कि हमें पहले ही सारी तफसीलात दे दी गई थी। अरीब ने साफगोई का मुजाहिरा करते हुए इन्हें आईना दिखाया जिस पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे। हाल में खामोशी छा गई। अरीब ने इन्हें खामोश देखा तो उठकर हाल से निकल गया। वापस आया तो बाहर जाने को तैयार नजर आ रहा था। ताज़ा हवा के लिए जा रहा हूँ, उसने की आहिस्तगी से कहा और बाहर निकल गया। मनान अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। स्याह कार साफ सुथरी नम सड़क पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। घने दरख्तों से घिरी ये सड़क कदरे खामोश और सुनसान दिखाई देती थी। तुबा बैक सीट पर टेक लगाए बैठी खिड़की के पार झांक रही थी। कुछ देर मजीद गुजरी तो गाड़ी एक रिहायशी इलाके की तरफ मुड़ी। क्या हम करीब हैं? जी मैडम, ड्राइवर ने बहादुर अंदाज में कहा। वो आसपास बने आलीशान मकानों को देख रही थी। उसने अपने बैग से एक पर्ची निकाली और इस पर लिखा एड्रेस पढ़ने लगी। कुछ उलझन का शिकार थी। उसने एक सनती तर्ज के अलावा तस्वुर किया था, लेकिन यहाँ घरों के अलावा और कोई इमारत नहीं थी। गाड़ी एक तरफ रुकी तो उसने खिड़की के पार नजर आती सफेद दीवारों वाली इमारत को देखा। कसरे अरफात की तख्ती पर नजर पड़ते लबा हुए। अरफात लेबॉर्ट्री। जेर लब बड़बड़ाती वो अपनी बैसाखियां लिए उतर आई। गेट तक पहुंची ही थी जब अंदर से एक स्याह वर्दी में मलबूस गार्ड बाहर आया। कैप्टन तुबा अजीज, उसने अपना नाम बताया। 2 मिनट बाद गेट खोल दिया गया। तुबा अंदर दाखिल हुई। लान में सादा घास और कुछ रंगीन पौधे थे। वो पोर्च पार करती एंट्रेंस के करीब पहुंची। एक मुलाजमा खड़ी नजर आई जिसने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया। मे आई हैव योर बैग प्लीज? तुबा ने लम्हा भर इंतजार किए बगैर अपना बैग उसकी जानिब बढ़ाया। मुलाजमा ने उसके बैग को अच्छी तरफ चेक किया और फिर वापस कर दिया। तुबा बैग लिए अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मुलाजमा साथ चल रही थी। शायद वो उसे राह दिखाने को साथ थी। जीने के नीचे की तरफ लगे भूरे दरवाजे से दाखिल होकर वो एक लिफ्ट में सवार हुए और लिफ्ट नीचे उतरने लगी। तुबा खुदकार जदीद निज़ाम को देखते हैरान रह गई। लिफ्ट से निकलने पर सामने वसी हाल था जहां सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी। वहीं पर सोफे, एक टेबल टेनिस एक तरफ, 2 कमरे दिखाई दिए जो बंद थे। दीवारों पर पेंटिंग्स थी। कुछ तस्वीर थी जिन्हें वो रुककर देखने लगी। वो लड़कपन से जवानी की तरफ बढ़ते हाशिर की तस्वीर थी। वही संजीदा मतानत से भरपूर तासुरात और पुरसकून आंखें हर तस्वीर में नजर आ रही थी। इस तरफ आइए, एक राहदरी की तरफ इशारा करती मुलाजमा ठहर गई। सबसे आखिरी दरवाजा? बहुत शुक्रिया, तुबा ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ती गई। लोहे का भारी दरवाजा था जो खोलने के लिए यकीनन पास कोड या फिंगरप्रिंट्स मांगता था। उसने हथेली की मदद से दस्तक दी। अगले पल ठक की आवाज से गेट खुल गया। वो अंदर दाखिल होते ही हैरत के जहां में डूबी थी। हेलो प्रोफेसर, उसने अंदर सफेद कोट वाले दराज कद शख्स को देखते ही कहा। वो एक कुर्सी पर बैठे कुछ लिख रहे थे। एक तवील संगमरमर का काउंटर था जहां दर्जनों मशीनें और तजुर्बाती आलात थे। एक तरफ दीवार गिर रैक थे जहां सैकड़ों की तादाद में किताबें थीं। मिस तुबा अजीज, खुशामदीद। वो पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोले। अंदाज नरम लेकिन संजीदा था। बैठ जाए, उन्होंने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते कहा। हम पहले मिल चुके हैं, उन्होंने सवाल किया। डैड के रिटायरमेंट डिनर पर, वो आहिस्तगी से बोली। अच्छा, याद है मुझे। 5 साल पहले। मुझे लगा आपको याद नहीं, आप फोन पर बिल्कुल अनजान बन रहे थे। तुबा ने आहिस्तगी से शिकवा किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
आपकी कमांडर हाशिर से कब बात हुई थी? तूबा ने अगला सवाल किया। मुझे ठीक से याद नहीं। वो अपना चश्मा उतारते कुर्सी से उठ खड़े हुए। जनवरी में शायद। उन्होंने अपना कोट उतारकर स्टैंड पर टांगा। क्या लेंगी? कॉफ़ी, चाय या जूस? कुछ भी। वो आहिस्तगी से बोली। उसकी निगाहें इनके बेनियाज और पुरसुकून अंदाज पर थी। तूबा ने अपने बैग से छोटा सा बॉक्स निकाला। ये मुझे उन्होंने आपको देने के लिए कहा था। तूबा की बात मुकम्मल हुई। वो कदरे चौंके और बगौर तूबा की जानिब देखा। इसके चेहरे को वो कई मिनट तक टटोलते रहे। बॉक्स को आंख उठाकर नहीं देखा। फिर नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़े और सामने रखा बॉक्स उठाकर देखा। कितने अरसे से ड्यूटी पर हैं आप? 7 माह 15 दिन। क्या आप जानती हैं इस बक्से में क्या है? खत है, एक फार्मूला है। तुमा ने सादगी से जवाब दिया। इसके सवाल पर हाशिर ने यही जवाब दिया था। एक आपके लिए है, एक कमांडर की माँ के लिए। आपको क्या देखकर रुखसत किया था? मुझे? तुबा एक पल को इनका सवाल न समझ पाई। वो कुछ ना बोले। बक्सा थामे उसे देखते रहे। तसल्ली दी थी। नसीहत? उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। वो सर हिलाकर बक्सा लिए पलट गए। इनका रुख काउंटर की तरफ था। बक्सा वहां रखते वो दूसरी जानिब मुड़े। तुबा उन्हें देखती रही। क्या मैं आंटी से मिल सकती हूँ? ये सवाल हाशिर से पूछा था। उन्होंने नरमी से इस्तफसार किया। मुझे लगा वो इनकार कर देंगे। नहीं, आप नहीं मिल सकती। क्यों? वो उलझी। उन्होंने कोई जवाब न दिया। क्या आप हाशिर को बचपन से जानते हैं? कहा जा सकता है। जवाब देते उन्होंने फ्रिज से जूस निकाला और उसके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि आप बचपन के दोस्त हैं और आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं जानता। ब्रिगेडियर पलटकर दोबारा उसे देखने लगे। दिलचस्पी और कुछ उलझन से। शायद कोई खास बात ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मास्को में नवंबर की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका था। मास्को के मकीन पहली बर्फबारी का इस्तकबाल करने सड़कों और पार्कों में मौजूद थे। होटल्स में रश मामूल से ज्यादा था। गर्म और बुसात पहने सियाह और मकामी अफराद अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा थे। अरीब एक कैफे से काफी लिए मुखालिफ समत में बढ़ रहा था। सड़क के इस पार एक बेंच पर बैठा हाशिर खामोश निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अरीब इसके नजदीक पहुंचा तो मुस्कुरा दिया। हाशिर मास्क के पीछे से मुस्कुराया या नहीं अंदाजा लगाना मुश्किल था। तुम्हें जो काम कहा था वो हो गया? जी। उसने कॉफी का डिस्पोजेबल कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरीब ने अपना बैग खोला और इसमें से मफलर निकाला। शुक्रिया। हाशिर ने मफलर लेकर गोद में रखा। कहाँ ठहरे हुए हैं आप? एक अपार्टमेंट में। उसने फ़कत इतना ही कहा। इसका मतलब है कि वो मुकम्मल पता नहीं देना चाहता था। अरीब ने मज़ीद कुछ न पूछा। क्या रिपोर्ट है? अंदाज़ पुरसकून था। मनान ने लोकेशंस ट्रेस कर ली हैं, अरीब ने बताया। वो महल जहाँ हेज़ल रहती है, इसका नक्शा मिल गया है? हाशिर ने बताया। गोल्डन जिस जज़ीरे पर रहते हैं, इसका नक्शा और सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास मौजूद है। हमें इस पर डिस्कशन करनी है। मैं रात को आऊँगा, ये बैग ले जाना। हाशिर ने अपने बराबर में रखे बैग पर निगाह डाली। अरीब ने अपना बैग कंधे से उतारकर बेंच पर रख दिया ताकि जाते हुए हाशिर का लाया हुआ बैग उठाकर ले जा सके। मनान और हुनैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं समझता हूँ। हम इस पर रात को बात करेंगे। हाशिर ने बात समेटते कहा और उसका लाया हुआ बैग उठाकर एक तरफ मुड़ गया। उसकी रफ्तार में सुस्ती थी। कैब को कदरे आगे की तरफ झुकाए मफलर से आधा चेहरा ढके वो बैग पहलू में लटकाए आगे बढ़ता बढ़ता रहा। वो भीड़ वाली जगह से काफ़ी दूर निकल आया था जब अचानक उसकी जेब में पड़ा फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर ज़ाहिर होता नंबर मकामी था। वो कदरे चौंक-सा गया। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया लेकिन आवाज़ ना निकाली। हाशिर। आवाज़ ने उसकी सांसों की डोरी को जैसे उँगली में लपेटकर जकड़ लिया था। उसने बेख्तियार मफलर नीचे करते फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन को अंदर खींचा। मुझे मालूम है तुम मुझे सुन रहे हो बेटे। नरम लहजा बेबसी की भेंट चढ़ा हुआ था। हाशिर ने फ़ोन काट दिया और तेज़-तेज़ चलने लगा। इसका चेहरा सुर्ख और आंखें खून रंग हो गई थीं। तारीक रातें और तन्हा दिनों ने दिमाग पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। वो रातें जो उसने माँ की हिस्ट्रियाई चीखों के शोर तले गुजारी थीं। वो दिन जब माँ को बगैर दुपट्टे के घर से बाहर दौड़ते पड़ते से रोकते-रोकते वो दौड़े पड़ने से रोकते-रोकते वो थक जाता था। इसकी गैर मामूली सहानत और ताकत सब कुछ बेकार हो गया था। वो इन झुलसती यादों के भंवर में कैद अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था जब किसी ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखा। लम्हाती अमल था। उसने झटके से इसके हाथ को जकड़कर मोड़ा लेकिन सामने से खुद को तेजी से छुड़वा लिया गया था। वो तेजी से गर्दन फेरता, पीछे देखता अपना रुख मोड़ गया।
सामने खड़े शख्स पर नज़र पड़ते इसकी पूरी कायनात साकत हो गई थी। थकते नहीं हो अपने असल से भाग-भाग कर? हाशिर की सांसों की रफ्तार तेज़ थी। इतनी तेज़ कि सामने खड़े बाबर खान को उनकी गूंज अपने कानों में साफ-साफ सुनाई दे रही थी। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? हाशिर ने तल्खी से पूछते अपनी सुर्ख निगाहें ज़मीन पर गिरी बर्फ पर जमा दी। इतने साल बाद इस चेहरे को देखना उसे एक अजीब एहसास में मुब्तला कर गया था। वो चेहरा अजनबी लगने लगा था। बिल्कुल अजनबी। गो के सारे नकूश एक से थे। गुस्से की एक शदीद लहर उसके अंदर हड़कूरे ले रही थी। सिर्फ पूछना चाहता हूँ मेरी सज़ा कब ख़त्म होगी? उनकी बेताब निगाहें उसके वजूद के चक्कर काट रही थीं। कभी नहीं। वो कहकर पलटने लगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की जिस पर वो मुश्तल होकर झटके से पीछे हुआ। मुझे हाथ मत लगाएं मिस्टर। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाशिर। वो तड़प ही तो उठे थे। इनका लहजा चीख उठा था। तो इस बाप ने अपनी जिंदगी के कितने बरस इस बेटे के साथ गुजारे? हाशिर ने अपनी जानिब इशारा करते सवाल किया। सवाल था या देजदार खंजर? बाबर खान को अपना अंग अंग कटता महसूस हुआ। मैं मजबूर था। वो पिछले कई सालों से उसको समझा रहे थे। मुझे इस नफ्स से नफरत है, वो सर्द मोहरी से कहता जाने लगा। वो इसके पीछे चलने लगे। मेरा पीछा मत करें, वो तल्खी से कहता तेज कदमों से चलता रहा। इनकी रफ्तार में भी इजाफा हुआ था। मैंने सुना था आपके बेटे ने आपको हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखा है। ये इस तरह कैसे आप सड़कों पर निकल आए हैं? तुम मुझसे गाफिल थे, वरना शायद आज भी मैं तुम्हारी शक्ल ना देख पाता। तुमने तो मुझ पर अपना दीदार हराम कर दिया था। तुम जानते हो कितने सालों से मैं हिज्र में तड़पा हूँ। कितनी रातें तुम्हारी याद में तड़पती गुजारी है मैंने। कितनी ईदें मेरे हाथ, मेरा वजूद तुम्हारे लम्स की खुशबू के लिए तरसता है। तुम पर मुझे यकीन था हाशिर। तुम मेरी परछाई थे। तुम्हें अपने वजूद की अहमियत का अंदाज़ा था। तुम अपनी हिफाजत कर सकते थे। शेर छोटा था। उसे संभालने के लिए मेरा उसके साथ होना ज़रूरी था। उसे मेरी ज़रूरत थी। वो थके हुए लहजे में कहते उसके पीछे चल रहे थे। हाशिर के कदम सुस्त पड़ते गए। मैं जानता हूँ कि ये वजाहतें किसी काम की नहीं। मेरा गुनाह अपनी जगह बहुत सख्त है, लेकिन तुम तो समझ सकते हो। वो भराए लहजे में बोले थे। तो इसके साथ रहकर आपने किस तरह हिफाजत की उसकी? आपने उसे ताकत की दुनिया में भेज दिया। दुनिया की बड़ी-बड़ी खतरनाक ताकतें उसकी जान की दुश्मन हैं। हर मुल्क की एजेंसी में इस पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वो इन हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बीच रहकर भी महफूज है? क्या आप जानते हैं अपनी हिफाजत किस तरह करता है? क्या आप जानते हैं कि इसके लिए सोना कितना आसान है? क्या आपको लगता है वो कभी बहुत सुकून से इस उम्मीद पर सोता होगा कि वो महफूज है? क्या आप जानते हैं कि वाशिंगटन में खुफिया स्नाइपर्स हर वक्त उस उम्मीद पर चौकस रहते हैं कि कब वो मौका पाए और उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए? वो बहादुर है। इसका मतलब ये नहीं कि खतरात उससे दूर भागते होंगे। उसे आपने उसकी साथ में कैद नहीं किया, जानते हुए भी कि उस ज़िंदाने ज़ात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे थी। जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके हमारी फ़ैमिली बर्बाद की, इसी तरह आपने उसकी ज़िंदगी को एक कांच का पैकर बना दिया, जो सिर्फ़ दिखने में खूबसूरत है। कब, किस वक़्त ये लोग इस कांच के पैकर पर पथराव कर दें और कब ये हसीन मुजस्समा लहूलुहान हो जाए, कुछ खबर नहीं। कुछ भी नहीं। मैं जानता था मेरा भाई ज़िंदा है, पर कुछ अरसे बाद मैं जान गया कि वो ज़िंदा नहीं रहा। कम से कम हमारी ज़िंदगियों में तो नहीं। हाशिर का लहज़ा सख्त और आवाज़ जिस कदर बुलंद हो रही थी, उस कदर बाबर खान का सर झुकता चला जा रहा था। कौन-सी बात थी जिसे वो झुठलाकर खुद को दुरुस्त साबित कर पाते? कोई भी नहीं। हर्फ-हर्फ दुरुस्त था। अगर आप उसकी हिफाज़त नहीं कर सकते थे, तो आपको कोई हक नहीं था उसे पाकिस्तान से ले जाने का। मैं खुद सँभाल लेता उसे। मैं 4 साल की उम्र में अपनी माँ की हिस्ट्रियाई दौरे और मार से बचा सकता था, तो बड़ा होकर भी उसकी हिफ़ाज़त कर सकता था। सिर्फ़ मैं उसकी हिफ़ाज़त कर सकता था, मैं। आप हमेशा से एक जल्दबाज़, कमज़ोर और बेवकूफ़ इंसान थे। हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ़ इसी वजह से मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगा। वो कहकर एक पल को चुप हुआ। शेर करता होगा आपसे अंधी मोहब्बत। मैं ना अंधा हूँ, ना बेवकूफ़। आपकी गलतियाँ इतनी छोटी नहीं जिन्हें आपको माफ़ कर दिया जाए। वो सद्मोहरी से कहता आगे बढ़ गया। बाबर खान वहीं खड़े रहे। वो दूर होता चला गया। वो पलकें झपकाए बगैर उसे खुद से दूर होते देखते रहे। फिर खामोशी से पलट गए। मौसम में खनकी थी। लान की घास पर से बर्फ हटाई जा चुकी थी, लेकिन दरख्तों की सतह पर बर्फ की हल्की तह जमी हुई थी। मंजर में जगह जगह बर्फ की सफेदी थी। शेर सुरमई रंग का कोट पहने मफलर गर्दन में लपेटे हुए तरोताज़ा दिखाई देता था।
लान में घास पर घुटने जमाए अपने पालतू साइब्रेरियन हिस्की की पीठ सहला रहा था। इसके अंदाज में नरमी और मोहब्बत थी। इसकी भी मालक के लम्स को पाकर इत्मीनान से खड़ा था। दफातन लेवेंट नामी नौजवान वहां आया। गहरे स्याह बालों और सफेद रंग का हामिल मकामी लगता था। डिजर इज कमिंग टुनाइट। आह, ये रूसी सल्तनत के परवरदा कभी नहीं भूलेंगे कि गोल्डन शाही खानदान का वारिस है। वो आवाज बुड़बड़ाया। शाही इस्तकबाल की तैयारी करवाऊं तुम्हारे जार बादशाह के लिए। उसने कदर नरम लहजे में तंज किया, जिसके जवाब में वो बेख्तियार सटपटाया। आई एम सॉरी मास्टर, मजाक कर रहा था यार। वैसे तुम्हारे वालिद कैसे हैं? उसने हिसकी का सर सहलाते हुए सवाल किया। पहले से बेहतर है, लेकिन चल फिर नहीं सकते। उसका लहजा एकदम उदास हुआ था। इलाज नहीं करवा रहे हो? मैंने लोन की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। उसने आगाह किया। लेवेंजो विला लेवेंटो लादमीर है ना पूरा नाम? जी मास्टर। उसके चेहरे पर हैजान अंगेज तासुरात जाहिर हुए। वो पुरजोश सा हुआ था। ओके, कैथरीन को मेरे पास भेजो। वो एक तरफ खड़े मुलाजिम को इशारा करता आगे अंदर की जानिब बढ़ा, और मुलाजिम तेजी से उसके पालतू कुत्ते की तरफ आया और उसे संभालने लगा। शेर पथरीली रविश से गुजरता अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब इसका फोन बजा। हाँ डैनी, क्या कर रहे हैं मास्टर? दूसरी जानिब से डैनियल पुरजोश सा गोया हुआ। तुमने मुझसे क्या वादा किया था डैनियल? शेर का लहजा आम सा था। मुझे याद है, सिर्फ 3 दिन है मेरे पास। मेरी फैमिली से मिलकर मैं वापस मुत्तहदा अरब इमारात जाऊंगा। डैनियल ने फौरन जवाब दिया। गुड, अब मेरा एक काम करो। यहाँ पैलेस के स्टाफ में लेवेंडो लादमेर नामी नौजवान है। उसके बाप के इलाज के लिए एक लोन फंसा हुआ है, उसे कल तक निपटाओ। बल्कि जितने लोन हैं सारे अप्रूव करवा दो। ओके मास्टर, मैं अभी ही ये काम करवा लेता हूँ। मैंने सुना है बिग बॉस आज आपके साथ डिनर करने आ रहे हैं। साथ में हेजल मैडम भी हैं। अपनी छुट्टियां मनाओ। शेर ने उसे तंबी करते फोन बंद कर दिया, फिर सर झटक कर आगे बढ़ता गया। उसके अंदाज में कुछ तेजी थी। वो निकसिक से तैयार शीशे के आगे खड़ा अपना जायजा ले रहा था। हाथों से बाल सेट करते, एक छोटी लट को सेट करते पेशानी के वस्त में छोड़ दिया। परफ्यूम का छिड़काव करते उसने थोड़ी सी खुशबू हथेली पर मसल ली। इसी असना में उसका फोन बजा और उसने फोन उठाकर कान से लगाया। ये बोलो गाजी। शेर का अंदाज बेनियाज ही लिए हुए था, लेकिन सामने से आती घुटी घुटी आवाज ने उसको ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है? लैला। वो फकत इतना ही कह सका। शेर का चेहरा बेरंग सा हुआ। क्या हुआ लैला को? शेर की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हो गई थी। उसे उसे शहीद कर दिया सियोनी फौजियों ने। वो बिलक बिलक कर रो दिया। शेर के अंदर कुछ नासगे से टूटा था, ऐसे कि सारे वजूद में दरारें पड़ती महसूस हुई। आपकी कोशिशें तो बेकार लगती हैं। सब कुछ वैसा ही है। निसा की तरह एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। वैसे भी आप मिलने भी नहीं आते। एक मासूम सी आवाज कानों में गूंजी। फोन बंद कर दिया गया। शेर ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा और बाहर की जानिब बढ़ गया। चेहरा स्पाट था, मगर आंखें सुर्ख थी। वह भी राहदारी में निकला ही था जब उसे हेलीकॉप्टर की फिजा में गड़गड़ की करती आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त होते चले गए। 14 साल पहले, शहर इस्लामाबाद। जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज। फिर भी तो इंतजार कर शायद। धुन ने हर सू पहरा दे रखा था, फकत चंद कदम के फासले पर ही बिनाई की गिरफ्त थी। आगे फकत धुआं धुआं सा मंजर था। मंजर में मौजूद वो वजूद भी इस पल धुआं धुआं चेहरा लिए सामने खड़े 9 साला हाशिर की जानिब देख रहा था। वो वजूद उस्मा खान का था, जो कुछ देर कबल ही दफ्तर से लौटी थी, और फिर हाशिर वही सवाल लबों पर टिकाए खड़ा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल सवाल था। ज़हीन और कामयाब बैंकर जिसका दिमाग कंप्यूटर की रफ्तार से चलता था, इस सवाल पर कंग रह जाती थी, खामोश, लाजवाब। मामा, क्या आज भी बाबा नहीं आया आपके साथ? शेरन कहाँ है? क्या वो भी नहीं आया आपके साथ? आपको पता है मैं मिस कर रहा था उसे। आपने कहा था आप उसे साथ लेकर आएंगी। हाशिर ने मायूसी से कहा। उसमें ने थकन सदा सांस खारिज की। उसे दिन भर के दफ्तरी काम इतना नहीं थकाते थे जितनी थकन उसे घर लौटने पर इस सवाल से जुड़ी आवाजें थकाती थी। आओ डिनर करें। मैं अपने हाशी के लिए देखो क्या लाई हूँ। तुम्हारी पसंदीदा पेस्ट्रीज। उसने डब्बा इसके सामने करके उसे बहलाने की कोशिश की। चलो अंदर चले। कितनी दफा कहा इतनी ठंड में लॉन में आकर मेरा इंतजार मत किया करो।
मैं तो बाबा का इंतजार कर रहा था, हाशिर मासूमियत से बोला। उस्मा एकदम खामोश होकर बेटे की जानिब देखने लगी। उसकी आंखों में अफसर्दगी उतरी। मामा मुझे नहीं रहना, मैं बाबा के साथ चला जाता काश। हाशिर ने माँ को यकसर नजरअंदाज किया और लॉन में रखे पत्थर पर जा बैठा। उस्मा के दिल को धक्का सा लगा था। मामा मुझे बाबा के पास भेज दें। हाशिर की आवाज ने उसे फिर झंझोड़ कर रख दिया। ठंड है यहाँ, अंदर चलो हाशिर। उस्मा ने अब की उसको डांट कर कहा। लीव मी अलोन मामा, जस्ट गो इनसाइड। हाशिर ने पलटे बगैर गुस्से और नाराजगी से कहा। उस्मा ने आसमान की जानिब निगाह करते एक गहरी सांस ली और आकर उसे गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने माँ का हाथ झड़क दिया। डोंट टच मी, वो नाराजी और बेजारी से कहता अंदर की जानिब भाग गया। आधी रात का मंजर इंतहाई तारीक था। इस्लामाबाद की मसनूई रोशनियां इस पोश मगर खामोश इलाके से दूर थी। उसी कमरे में सुर्ख नाइट बल्ब जल रहा था। 5.5 साल हाशिर कमरे में तन्हा बैठा सामने दीवार को घूर रहा था। वो ज़हीन व फतीन और गैर मामूली ताकत का हामिल होते हुए भी बेबस था। तन्हाई, अकेलापन, खौफ, उसकी याददाश्त में जागते मुख्तलिफ मंजर जो उसे तंग करते थे। माँ के सोने का यकीन करते वो दबे कदमों पलंग से उतरा। पैरों में सब्ज और सुर्ख मोजे थे। नाइट सूट में मलबूस खूबसूरत सा नन्हा हाशिर आवाज पैदा पैदा किए बगैर कमरे से निकलकर बाहर हाल की तरफ आया और वस्ती मेज के करीब पहुंचकर टेलीफोन उठाकर गोद में रखकर सोफे पर बैठ गया। नंबर जहीन नशीन था। उसने नंगी उंगलियां चलाते एक नंबर मिलाया। इसका दिल धड़क रहा था। वो बेताबी से पहलू बदलता फोन कान से लगाए वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हुआ। उसने दोबारा वही नंबर मिलाया और एक के बाद दीगरे कई दफा नंबर डायल करता रहा, लेकिन कोई दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। ऐसी गहरी खामोशी जो अपने अंदर खींच ले। वो वहां बैठा सारी रात वक्फे वक्फे से फोन नंबर मिलाता रहा, जानते हुए भी ये राब्ता बहाल ना हो सकेगा। नींद की गलबा तारी होते होते सुबह हो गई और वो वहीं सर सोफे की पुष्ट से लगाकर सो गया। और वो हर नई सुबह की तरह आज के दिन भी माँ को कमरे की बजाय लिविंग रूम के सोफे पर फोन के करीब सोया हुआ मिला था। हाल मास्को की जमा देने वाली सर्दी में हर जानदार खुली फिजा से कतरा रहा था और किसी गर्म तासीर में खुद को छुपाना चाहता था। इस सरतरीन रात में वो बर्फ पर जूतों पर निशान छोड़ता नाक की सीध में चल रहा था। हाथ कोट की जेबों में छुपाए मफलर को नाक तक लपेटे सर पर बर्फ के जरात थे। कदम मजबूत मगर सुस्त थे। मुख्तलिफ रास्तों और गलियों से वो यूं गुजरता जा रहा था जैसे सारी जिंदगी इसी शहर में पला बड़ा हो। मुख्तलिफ गलियों से होता वो एक कदरे वसी सड़क पर निकल आया। ये जगह रोशन थी। वो गहरी सांस अंदर उतारता इमारतों की जानिब बढ़ गया। इमारतों पर लिखे नाम और साइन बोर्ड पर निगाह डालते वो एक कदरे रोशन और बड़े अहाते में दाखिल हुआ। ये वो होटल नहीं था जहाँ बाकी अरकान ठहरे हुए थे। वो इस्तकबालिया पर अपनी फर्जी विजिटिंग आईडी दिखाता लॉबी की जानिब बढ़ गया। यहाँ ठंडे मौसम में यूं मफलरों और रुमालों का इस्तेमाल आम था, इसलिए किसी ने उसके ढके छुपे हुलिये पर तवज्जो नहीं दी। वो एक मखसूस मेज का इंतखाब करता इस जानिब बढ़ गया। उसे बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब वह तीनों आते दिखाई दिए। काशी ने मुस्कुराकर इनका इस्तकबाल किया। उसकी नरम मुस्कुराहट आंखों से जाहिर थी। हनैन और मनान के तने हुए असाब बेख्तियार ढीले हुए। यकीनन अरीब ने कोई बात की होगी। हाशिर को ख्याल आया, लेकिन वह चुप रहा। अरीब ने काफ़ी मंगवाई। काफ़ी देर तक मेज़ पर खामोशी छाई रही। खैर खैरियत दरियाफ्त के अलावा कोई बात ना हुई थी। मैं पहले इस मौजू को मुनकशिफ नहीं कर सका कि मेरा वो भाई है। हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, लेकिन हमारी माँ एक नहीं। इसका नाम शेरम था। अपनी ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा मैं उससे अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में मिला था। वो मेरे साथ 1 साल से भी कम अरसा रहा। फिर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया। इसके बाद मैं अपने बाप भाई से फिर कभी नहीं मिल सका। मैं इसके बारे में चीज़ चीज़ें जानता था, लेकिन इन सब चीज़ों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था कि वो मेरा खून शरीक भाई है। एक भाई की हैसियत से मैं उसे सिर्फ इतना ही जानता था कि वो मेरी परछाई है। मेरी तरह वो भी जानता था कि मैं और वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन उसने कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैंने भी कभी इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। हम एक ही दुनिया में अपने होकर भी अजनबी बन के रहते हैं। जज़्बाती वाबस्तगी जैसा अंसर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, या शायद इन गुज़रे सालों की धूल में धुंधला गया। उसे हमने साफ़ करने की कोशिश नहीं की, ना ज़रूरत थी। हमें ज़िंदगी ने 2 मुख्तलिफ अदवार में तक़सीम किया और हम आज तक मुस्तकिम रह रहे हैं। वो पुरसुकून से पुरएतमाद होकर कह रहा था, साफ़ लहज़ा और वाज़ेह अंदाज़। वो ख़ामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। इस पर सालों से लातदाद इल्ज़ाम, तनाज़ात चले आते हैं।
جن کی ہر دفعہ میں نے ذاتی طور پر تفتیش کی، چاہے اس چیز کا تعلق پاکستان یا اس کی سلامتی سے جڑا ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یا وہ بہت صفائی سے کام کرتا ہے جس کی بھنک شاید اس کے سائے تک کو نہیں، یا وہ صرف ایک تاجر ہے جو ایک سیاہ گروہ کے آس پاس رہ کر تجارت کرتا ہے اور اس کے خلاف ایسی کوئی دفعہ نہیں جس کی بنا پر اس کے پیچھے جایا جائے۔ اس لیے ہم اس سے پہلے سنہرے کے پیچھے جائیں گے۔ اور ایسار، منان نے آہستگی سے سوال کیا۔ جھجکنے کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں، وہ شک کے دائرے میں ہماری نظروں کے اندر رہے گا، وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس کی بات پر منان اور حنین نے خاموش نگاہوں کا تبادلہ کیا جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے مختلف رسمیں جن میں مسلمان بچوں کی قربانی کی جاتی ہے، کچھ مخصوص مسلمان بچے سیر فہرست ہے۔ بچوں کی قربانی کے لیے اپنائے جانے والے طریقے انتہائی لرزہ خیز ہوتے ہیں۔ پاکستان سے لاپتہ ہونے والے بچوں کا ریکارڈ میں نے میل کر دیا ہے سب کو۔ کسٹم ریکارڈ کی تفصیلات بھی اس میں موجود ہیں۔ اس نے توقف کرتے نگاہ بائیں جانب گھمائی۔ ایک سفید اونی جیکٹ والے مرد کو زیر نگاہ رکھتے اس کی خاموشی کا وقفہ طویل ہوا۔ وہ شخص اندر بھیڑ میں غائب ہوا تھا۔ حاشر کی نگاہیں دوبارہ سامنے بیٹھے نفوذ پر ٹھہری۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتے ان تینوں نے بھی اس جانب دیکھا، لیکن انہیں کچھ بھی متوجہ نہ کر سکا۔ حاشر نے اپنا کپ اٹھا اور خاموشی سے کافی پینے لگا۔ اب میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وسیع ڈائننگ ہال میں سنگ مرمر سے تراشی گئی میز اور لمبی پشت والی کرسیاں ایک شاہانہ تاثر دیتی تھی۔ پچھلی دیوار شیشے کی تھی جس کے پار برفیلی پہاڑیوں کے جنگل کا منظر انتہائی سحر خیز معلوم ہو گیا تھا۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ وہ نکسک سے تیار سربراہی کرسی پر براجمان تر و تازہ اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ہیزل چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کھانا شروع کرتے ہیں نا؟ خاموشی سے اکتا کر شیر نے رومال اپنی گود میں رکھتے پلیٹ سیدھی کی۔ اس کا دیکھا دیکھی گولڈن بھی پلیٹ پلٹ کر چھری کانٹا اٹھانے لگا۔ موسم کس قدر خوبصورت ہو رہا ہے، کافی باہر لان میں پئیں گے، شیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گولڈن نے خاموش نگاہ اس پر ڈالتے آہستگی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہیزل کئی پل باپ کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر خود بھی کھانا کھانے لگی۔ تم نے کھل کر اپنے عزائم کا مظاہرہ کر دیا ہے، گولڈن نے سنجیدگی سے کہتے کانٹے سے گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ شیر اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنے سامنے رکھے بھونے گوشت کو کاٹتا رہا، لیکن کانٹے پر سخت ہوتی گرفت پر ہیزل نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ میں نے تمہیں پے در پہ موقع دیے، نظر انداز کرتا رہا صرف اس لیے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے ساتھ ہیں۔ تمہیں دنیا میرے بیٹے کی حیثیت سے جانتی ہے شیر۔ گولڈن نے سرد مہرے سے اس کا نام لیا۔ شیر نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ناپسندیدگی جھلک رہی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا باپ نہیں کہا گولڈن، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ میرا باپ میری ولدیت کا خانہ پر کرنے اور مجھے سایہ پدر فراہم کرنے کے لیے زندہ ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے میرا ماں باپ بننے کی؟ شیر نے سکون سے کہتے جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ گولڈن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ میرا باپ ہونے کو اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن میں ہر کسی کو اپنا باپ تو نہیں کہہ سکتا، اس نے شانے اچکاتے کہا۔ ہیزل کچھ کہنے کو منہ کھولتی، اس سے قبل ہی گولڈن نے اسے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، جس پر وہ تلملا گئی۔ کوئی بھی تمہاری محبت میں مر کر، تمہاری شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر تم سے کوئی رشتہ استوار کرنے کا خواہش مند نہیں۔ اصل وجہ تم جانتے ہو۔ گولڈن نے سامنے رکھی سرخ شراب کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ پھر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دوں گا، گولڈن نے تلخ ہوتے جواب دیا۔ وہ جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہوئے بھی خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کم از کم اس وقت نہیں۔ ان کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ اب فضا میں فقط برتنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کھانا ہمیشہ کی طرح ذائقے دار تھا۔ شکریہ آخری بار ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، گولڈن نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اس نے آخری نوالہ لیتے اپنا منہ صاف کیا۔ ہیزل خاموش کردار بنی گھونٹ گھونٹ شراب اپنے اندر اتارتی رہی۔ وہ پرجوش تھی، دل ہی دل میں اس فیصلے پر خوش اور بہت مشتاق۔ کل میں بین الاقوامی سطح پر تم سے لا تعلقی اختیار کر رہا ہوں، جی ایف ایس آر سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیزل بڑی خوشی سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شوق سے، شیر نے کندھے اچکاتے کہا۔ ہیزل نے جھٹکے سے گردن گھما کر شیر کو دیکھا۔ گولڈن کی آنکھیں بھی بے یقینی سے پھیلیں۔ شیر سے نظریں ملانے سے قبل ہی اس نے خود کو سنبھالا اور میز سے اٹھ گیا۔ تمہاری طرف آنے والی ہر آفت کے درمیان سے ہٹ گیا ہوں میں، کل قانونی ٹیم سے بات ہوگی۔ دھمکا رہے ہو یا خبردار کر رہے ہو؟ شیر نے سادگی سے سوال کیا۔
खबरदार कर रहा हूँ। गोल्डन ने स्टैंड पर टंगा अपना कोट उठाया। हेजल भी अपना कोट पहनने लगी। फतामंदी की चमक ही चेहरे से ज़ाहिर थी। मैंने कभी किसी को धमकी नहीं दी, गोल्डन ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। डैड ने तुम्हें रुखसत करने के लिए नहीं बुलाया शेर। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे बाप पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, शेर ने हंसते हुए कहा। चेहरे का हेजल का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा। रूसी जबान में उसे एक गंदी गाली से नवाजती वो डाइनिंग हॉल से निकल गई। पीछे शेर एक जोरदार कहकहा लगाए हंसने लगा। सिर्फ इतना ही डैड? कोई हिसाब, कोई सवाल, कोई सजा, कुछ भी नहीं? वो हमारी जिंदगियों से खेलता रहा है। हेजल जेट पर सवार होते ही शुरू हुई थी। उसके अंदाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन था। गोल्डन ने अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाते बेल्ट बांध लिया था। वो कभी हमारी जिंदगियों से नहीं खेला, वो आहिस्तगी से बोला। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आपने उसे नई जिंदगी दी थी डैड। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली। मैंने उसे ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो फ़ैसला मेरा था। उसने मेरे साथ रहते अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारा। मेरी ख़्वाहिश थी कि वो मुझे कबूल करे। लेकिन इसका ना उसने दावा किया, ना कभी कबूल किया। उसने हमारे इल्म में लाए बगैर ईरान से मुआहिदे किए। उसने छुपकर नहीं किए थे, सिर्फ़ हमसे मशवरा नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कई मुआहिदों पर इससे मशवरा नहीं लिया था। हमने कई मुल्कों के साथ बिज़नेस किया, जिससे वो लाताल्लुक़ रहा। हम बराबरी की सतह पर काम कर रहे थे। यही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी रहा है। एक-दूसरे की ख़ामियाँ और गलतियाँ, कमज़ोरियाँ और ताकत को जानते हुए कई सालों से साथ रहे हैं। तो अब रास्ते जुदा करते हुए जज़ा या सज़ा जैसे अनासर बेमायनी हैं। मायने-खेज़ी बात सिर्फ़ इतनी है कि आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, हेज़ल ने नागवारी से कहा। गोल्डन ने सख्त निगाह इस पर डालते शहादत की उँगली लबों तक लाते उसे मज़ीद कुछ ना बोलने का हुक्म दिया तो वह सटपटा कर रह गई। गोल्डन ने ठंडी सांस भरते आंखें मूंद लीं।